हेलो एवरीवन, दिस इज़ राहुल दीवान और आज हम बात करने जा रहे हैं द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द विमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986 के बारे में। जैसा कि इस एक्ट के नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ये विमेन के जो इंडिसेंट तरीके से रिप्रेजेंटेशन किया जा रहा है उसको प्रोहिबिट करने की बात कर रहा है, उसे रोकने की बात कर रहा है ये लॉ। जैसे कि आपको अगर उदाहरण के तौर पे बताऊं कि हमारे यहाँ पर संविधान के अंदर एक आर्टिकल दिया हुआ है, आर्टिकल 19 का क्लॉज 1A। क्या बताया हुआ है इसके अंदर? हमें फ्रीडम दी हुई है स्पीच एंड एक्सप्रेशन की। आप कुछ भी बोल सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, आपको ना रोका जाएगा ना टोका जाएगा, लेकिन कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस बता रखे हैं कि आप कुछ इस तरीके का बोल नहीं सकते, इस तरीके का दिखा नहीं सकते जिससे किसी और को नुकसान हो या पब्लिक मॉरलिटी को डाउन किया जा रहा है ना। तो इस चीज़ को लेकर के आर्टिकल बता रखा है कि भाई आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 के A में बता रखा है कि भाई आपको हर तरह के राइट है, आप अपनी बात को कह सकते हो, बोल सकते हो, लिख सकते हो, सारे काम कर सकते हो। लेकिन प्रोहिबिशन रेस्ट्रिक्शंस भी बता रखे हैं, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस बता रखे हैं, ठीक है ना। लेकिन अब ऐसा ही क्या हो रहा है कि मान लो कोई मीडिया के अंदर, किसी प्रेस के अंदर विमेन की कोई पिक्चर है, कोई एडवर्टाइजमेंट है, उसको इस तरीके से प्रदर्शित किया जा रहा है जो कि क्या है, असभ्य है। क्या है? असभ्य, इनडिसेंट है। कहने का मतलब है कि अश्लील तरीका है, कोई असभ्य है, जिसे देखने पर मतलब ऐसा लग रहा है कि भद्दा, गंदा, इस तरीके का लग रहा है, ठीक है, जिससे क्या है, उस विमन की गरिमा को आहत हो रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से उस विमन के फिगर को, उसके पार्ट को प्रदर्शित किया जा रहा है जो कि क्या है, इनडिसेंट है, असभ्य है, अशिष्ट है। समझ में आ रही है आपको बात? तो कहने का मतलब है कि अगर इस तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है किसी एडवर्टाइज के माध्यम से, मान लो किसी टीवी पर एडवर्टाइज दिखाया जा रहा है और एडवर्टाइज में क्या है, किसी महिला को दिखाया जा रहा है और उसको जब प्रदर्शित किया जा रहा है, महिला की पिक को, किसी फोटो को या फिल्म या वीडियो को, वो भी किस तरीके से दिखाया जा रहा है, इनडिसेंट तरीके से दिखाया जा रहा है। तो उस चीज़ को रोकने के लिए ये एक्ट बनाया गया है, इसलिए यहाँ पर प्रोहिबिशन लिख रखा है। देखिए, आपको बात समझ में आ रही होगी। तो इसलिए इस एक्ट का नाम रखा गया है इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द विमेन प्रोहिबिशन एक्ट। केवल विमेन की बात की गई है, ना कि किसी मेल की और ना ही किसी चिल्ड्रन की, ठीक है ना। उसके किसी मतलब महिला के फिगर को, है ना, उसके किसी बॉडी पार्ट को, है ना, और मतलब जो भी चीज़ें हैं उनको अगर अश्लील तरीके से दिखाया जा रहा है ना, चित्रित किया जा रहा है, प्रदर्शित किया जा रहा है, रिप्रेजेंट किया जा रहा है ना, तो ये क्या है, उस महिला का क्या हो रहा है, इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, ठीक है। तो उसको रोकने की बात ये एक्ट करता है, उसे रोका जाएगा, उसे प्रोहिबिट किया गया है लॉ के द्वारा। और कौन सा एक्ट है वो? इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द विमेन एक्ट 1986, और ये 1986 में ही बन गया था, ठीक है। अच्छा, ये जब बन रहा था तो ये कौन सा एक्ट नंबर था? 1986 में एक्ट नंबर था ये 60 था। 60 नंबर का ये क्या था, एक्ट था, ठीक है। अच्छा, आगे देखते हैं, इसका इंडेक्स देख लेते हैं, इंडेक्स क्या कह रहा है ये। देखिए, सबसे पहले बता रखा है शॉर्ट टाइटल क्या होगा, एक्सटेंट क्या होगा, कमेंसमेंट क्या होगा, इन सब बातों के बारे में यहाँ पर बताया हुआ है। फिर उसके बाद डेफिनेशन, इसमें टोटल सेक्शन कितने बता रखे हैं, 10 सेक्शन बता रखे हैं, ठीक है ना। प्रोहिबिशन का जैसे प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट कंटेनिंग इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वुमन, मतलब अगर कहीं पर भी इस तरीके का कोई कंटेंट दिखाया जा रहा है, और वो भी किस तरीके का, ऐसा कंटेंट जिसमें वुमन का इनडिसेंट तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है ना, ऐसा कोई एडवर्टाइजमेंट है उसमें इस तरीके का कंटेंट है, तो वो भी क्या है, प्रोहिबिट है, उसको भी ऐसा नहीं किया जा सकता, प्रोहिबिशन है, उस पर प्रतिबंध लगाया गया है,
इसी तरीके से अगर कोई बुक के अंदर, कोई पैम्पलेट के अंदर, है ना, किसी महिला के रिप्रेजेंट किया जा रहा है, वो भी इंडिसेंट तरीके से, कि मान लो किसी बुक के ऊपर, है ना, उसके अंदर कोई इस तरीके का कंटेंट दे रखा है ना, बुक के ऊपर कोई पिक्चर लगा रखी है, या पैम्पलेट पे महिला की कोई इस तरीके की तस्वीर लगा रखी है जिससे वो इंडिसेंसी हो, है ना, वो असभ्य हो, तो उस चीज़ को रोकने के लिए प्रोहिबिट किया गया है सेक्शन 4 के अंतर्गत। ना ही तो उसका पब्लिकेशन किया जाएगा, ना ही उसको सेंड किया जाएगा। और किसके द्वारा सेंड नहीं किया जाएगा? पोस्ट के द्वारा। अगर आप डाक के द्वारा अगर उसे कहीं एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हो तो वो काम नहीं किया जा सकता, तो उसके लिए सेक्शन 4 मना करता है। और सेक्शन 3 में एडवर्टाइजमेंट के लिए मना किया गया है। फिर आगे बता रखा है पावर टू एंटर एंड सर्च। इसका क्या मतलब है? पावर टू एंटर एंड सर्च का मतलब यहाँ पर ये है कि यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसको स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया गया है? अपॉइंट किया गया है, डेजिग्नेशन दी गई है। क्या नाम है उस व्यक्ति का? उसको कहते हैं गजेटेड ऑफिसर। ठीक है, गजेटेड ऑफिसर कहते हैं उसे। ठीक है, तो ये गजेटेड ऑफिसर को स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया गया है। इसको शक्ति दे रखी है कि आप कहीं पर भी, आपको अगर कोई भी लग रहा है कि आपको कोई भी रीज़न टू बिलीव है कि भाई यहाँ पर इस तरीके की अश्लील चीज़ें की जा रही हैं जो कि विमेन को रिप्रेजेंट कर रही हों, इंडिसेंट रिप्रेजेंट कर रही हों विमेन को, है ना, इस तरीके का कोई मटेरियल पा रहा है, तो वहाँ पर ऐसा जो गजेटेड ऑफिसर होगा वो एंटर कर सकता है, सर्च कर सकता है, सीज भी कर सकता है उस पर्टिकुलर चीज़ को, है ना। और अगर ऐसा कोई जो सेक्शन 3 और सेक्शन 4 का वॉयलेशन करता है, मान लो किसी व्यक्ति ने एडवर्टाइजमेंट कर दिया, और एडवर्टाइजमेंट किस चीज़ का कर रहा है भाई? एक्ट में क्या क्या रखा है कि भाई आप किसी विमेन की जो प्रदर्शन, किसी विमेन को अश्लील तौर पर प्रदर्शित नहीं कर सकते, है ना, उसको इंडिसेंट तौर पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते किसी भी विमेन को, इसके लिए मना किया हुआ है। और ऐसे ही, है ना, उसका एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते इस तरीके से। और ऐसे ही मना किया है कि भाई बुक के अंदर, किसी पंपलेट के अंदर, है ना तो पब्लिकेशन करनी है, ना ही पोस्ट के द्वारा किसी और को भेजनी है, तो उसके लिए भी मना कर दिया। लेकिन मान लो किसी व्यक्ति ने ऐसा एक्ट कर दिया, मतलब सेक्शन 3 और सेक्शन 4 का वॉयलेशन कर दिया, उसका ब्रीच कर दिया, मना किया था, फिर भी उन्होंने विमेन का इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन करा, तो फिर क्या होगा? उसको पेनल्टी लगाई जाएगी। तो पेनल्टी की प्रोविजन सेक्शन 6 में बता दिए हैं। अगर मान लो ऑफेंस बाय द कंपनी, अगर मान लो कंपनी के डायरेक्टर ने या कंपनी ने खुद ने कोई या किसी उसके क्या कहते हैं, सेक्रेटरी है या कोई भी मेंबर है, बोर्ड मेंबर है, उन्होंने कोई भी इस तरीके का कार्य किया है जिससे क्या हुआ है, कंपनी के द्वारा कोई सर्कुलर, है ना, कोई बुक या कोई एडवर्टाइजमेंट किया गया है जिससे सेक्शन 3 और सेक्शन 4 का वॉयलेशन कर दिया कंपनी ने, ठीक है, तो वो उसके जो डायरेक्टर होंगे, जो उसके सेक्रेटरी होगा, उसके जो मेंबर होंगे, बोर्ड मेंबर होंगे, वो सब लाइएबल होंगे उस चीज़ के लिए। अगर कि उन्होंने जानबूझ करके ऐसा काम किया है तो फिर उनके ऊपर पेनल्टी इंपोज की जाएगी, जो सेक्शन 6 में बता रखी है। फिर बता रखा है कि जो ये ऑफेंस अगर किया जा रहा है, जैसे सेक्शन 3 का वॉयलेशन कर दिया, सेक्शन 4 का वॉयलेशन कर दिया, ठीक है, तो जो ऑफेंस उन्होंने किया है तो वो ऑफेंस क्या कहलाएगा? वो कॉग्निजेबल ऑफेंस कहलाएगा, ठीक है, और वो बेलेबल ऑफेंस भी कहलाएगा। मतलब कहने का ये है कि वो संज्ञेय तो अपराध होगा, और बेलेबल का मतलब उसमें बेल मिल सकती है 436 CRPC के अंदर, ठीक है। इसी तरीके से बता रखा है सेक्शन 9 में प्रोटेक्शन ऑफ द टेकन इन गुड फेथ। इसका क्या मतलब है? यहाँ पर बता रखा है कि भाई गुड फेथ में अगर कोई एक्शन लिया गया है ना, गुड फेथ में कोई एक्शन लिया गया है, और एक्शन कौन लेता है? मान लो गजेटेड ऑफिसर ने कोई एक्शन लिया है, मान लो किसी स्टेट गवर्नमेंट ने कोई एक्शन लिया है, ठीक है, या सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई एक्शन लिया है। किस बात के लिए लिया है? कि भाई ये जो पर्टिकुलर सेक्शन 3 या सेक्शन 4 का कोई वॉयलेशन कर रहा है, इस वजह से उन्होंने क्या किया, उसके ऊपर कार्रवाई कर दी। तो इस वजह से अगर वो गुड फेथ में अगर कोई कार्रवाई कर रहे हैं तो उनके अगेंस्ट कोई भी प्रोसिक्यूशन, कोई भी केस नहीं चलाया जाएगा, कोई भी सूट लाया नहीं जाएगा। किन के अगेंस्ट? स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट, और ऑफिशियल गजेटेड ऑफिसर जो है उसके अगेंस्ट भी ऐसा कोई वाद, प्रोसिक्यूशन कार्यवाही नहीं की जाएगी। अगर कि उन्होंने किस इंटेंशन से काम किया है, गुड फेथ में
अगर काम किया है ना। फिर बता रखा है पावर टू मेक रूल्स के बारे में। तो यहाँ पर ये बता रखा है कि भाई इस एक्ट के संबंध में, इस एक्ट को एप्लीकेबल करने के लिए, इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए कोई रूल रेगुलेशन बनाना है तो वो कौन बनाएगा, उसको शक्ति किसको दी गई है। तो यहाँ पर जो शक्ति दी गई है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई है, उसके बारे में बता रखा है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट किस किस सब्जेक्ट मैटर पर रूल बना सकती है, उस सब चीज़ों के बारे में सेक्शन 10 में बताया हुआ है। तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी पूरी तरीके से, ठीक है। तो ये इसका छोटी छोटी बातें हैं जो आपको समझ में आ गई होंगी पूरी तरीके से। इसके अलावा इस एक्ट का प्रेसिडेंट ने असेंट कब दी, ठीक है। प्रेसिडेंट ने इसको असेंट दी थी 23 दिसंबर को, 23 दिसंबर को 1986 में, ठीक है। 23 दिसंबर 1986 में प्रेसिडेंट ने इसको असेंट दी। ये एक्ट पब्लिश कब हुआ था, तो ये एक्ट जो है वो पब्लिश हुआ था 2 अक्टूबर, सॉरी, ये पब्लिश हुआ था 25 सितंबर को, ठीक है, 1987 में, 1987 में ये जो है एक्ट पब्लिश हुआ था ऑफिशियल गजट में। और जो एनफोर्समेंट हुआ है इसका, ठीक है, एनफोर्समेंट कब हुआ है, 2 अक्टूबर 1987 में ये एनफोर्स हुआ था, ठीक है। तो ये 3-4 डेट है आपको याद रखनी है। एक्ट नंबर क्या है आपको पता चल गया होगा, एक्ट नंबर 60 है 1986 में, ठीक है। एक बात ये हो गई। प्रेसिडेंट की असेंट जैसे कि मैंने आपको बताई थी, प्रेसिडेंट की जो असेंट है वो कब मिली, 23 दिसंबर 1986 में, ठीक है। और इसी तरीके से एनफोर्समेंट डेट मैंने बताई दी थी 2 अक्टूबर 1987। और पब्लिश डेट थी जो वो कौन सी थी, 25 सितंबर 25 सितंबर 1987, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया, आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी पूरी तरीके से इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वुमन प्रोहिबिशन एक्ट की, ठीक है।